हर कहानी होती है कुछ खास शुरुआत जो बदल दे आपका में एक नजरिया। डरावना जंगल जिसके सुनिए बीच बना सबसे था एक हटके खंड जिसकी कहानियां हालत बहुत सिर्फ बुरी थी। यूनिक ऐप आसपास स्टोरी जंगली पर। जानवरों की आवाजें आ रही थी जो वहां के माहौल को बहुत दहशत वाला बना रहे थे। इसी खंड के अंदर एक लड़की की दर्द भरी चीखें गूंज रही थी। खंड के अंदर एक लड़क जंजीरों से बंधी हुई थी। उसने एक कुर्ता और सलवार पहना हुआ था जो पूरा मिला कुचला हो गया था, साथ ही जगह जगह से फटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक तरफ बड़ा सा कट लगा था, होठ कट कर लटक रहा था, साथ ही उसके बालों को भी अजीब तरीके से काटा हुआ था। वो लड़की बहुत भद्दी दिख रही थी, साथ ही उसकी हालत भी खराब थी। वही उस लड़की की इस हालत को देखकर किसी को भी दया आ जाए, लेकिन वहां मौजूद एक आदमी को उस पर दया नहीं आ रही थी। वो फिर भी उस पर चाबुक बरसाए जा रहा था जिससे उसकी दर्द भरी चीखें वहां गूंज रही थी। आदमी उस लड़की को चाबुक से मार कर थक गया तो वो रुक गया, वही वो लड़की भी निढाल हो गई थी। ये देखकर यस आदमी ने उसकी जंजीर को ढीला कर दिया जिससे वो लड़की जमीन पर गिर पड़ी। उसे जबरदस्ती जंजीर की टाइट पकड़ से खड़ा किया गया था। लड़की की नीचे गिरते ही आह निकल गई थी। वो बेसुध सी जमीन पर पड़ी उस आदमी को देख रही थी जिसने इन 2 सालों में उसकी जिंदगी नर्क बना थी। उसे हर दर्द तकलीफ दे रहा था। उसकी तो कोई दुश्मनी नहीं थी, ये बस सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था। कोई इतना कैसे गिर सकता है कि पैसों के लिए इस हद तक जाए कि किसी की जिंदगी को खिलौना बनाकर रख ले। टक टक एक साथ 2 जूतों की आवाज आई जिससे उस आदमी का ध्यान उस तरफ गया जहां से 2 लड़के चले आ रहे थे जो उसके बॉस थे। आदमी उन्हें देखकर बोला, सर मैंने इस लड़की को डोज दे दिया है। वो डोज इतना पावरफुल है, ऊपर से इसका रिएक्शन करने का डोज भी अधिक दे दिया है जिससे ये लड़की आज ही मर जाएगी। उसे ये कहते हुए शर्म भी नहीं आ रही थी। रघु बहुत अच्छा काम किया है, तुमने इस लड़की को तड़पते हुए देखना चाहता हूं मैं, एक मर्दाना आवाज आई। लड़की ने अधखुली आंखों से सामने देखा जहां पर एक हैंडसम लड़का खड़ा था। इस लड़के ना समर सक्सेना का था जो उसके बच्चे का बाप था और दूसरा उसका दोस्त रितेश देशमुख था। रघु जो उस आदमी का नाम था वो खुश हो गया, मतलब अब उसे ज्यादा बड़ा इनाम मिलने वाला था। वही वो लड़की की आंखों में आंसू बहने लगे थे, उसे बेहताशा दर्द हो रहा था, लेकिन उसे जानना था कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। वो अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोली, क्यों किया मेरे साथ ऐसा, मैंने क्या बिगाड़ा था समर, मैं तो आपके बच्चे की माँ थी ना। समर ये सुनकर गुस्से से बोला, वान्या कितना झूठ बोलोगी, तुम नहीं बल्कि कशिश मेरे बच्चे की माँ थी, लेकिन तुमने इतना तमाशा किया। कशिश को इतने महीनों तक किडनैप कर रखा, पैदा होते ही हमारे बच्चे को छीन लिया, उसे मार दिया तुमने। अब तुम भी नहीं बचोगी, तुम्हें तुम्हारे सारे किए की सजा मिलेगी। उसकी बातों में नफरत साफ झलक रही थी। वान्या तो ये सब सुनकर बहुत हैरान थी, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ वो बच्चा उसके और समर की गलती उस एक रात की निशानी थी जिसने ये जानने के बाद सबको बताया था। किसी ने यकीन नहीं किया था। उसे पनिशमेंट के लिए खन्ना फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था। उसकी जिंदगी खराब हो गई थी, फिर भी वो नहीं हारी थी, जैसे तैसे अपना जुगाड़ कर रही थी। लेकिन उसकी डिलीवरी के वक्त उसका बच्चा मर गया था। वो हताश होकर चली गई थी, लेकिन थोड़े दिन बाद उसे पता चला वो बच्चा उसकी बहन ने ही अगवा किया है। वो उस बच्चे को पाने के लिए कितनी गुहार लगाई थी। उसने डीएनए टेस्ट करवाया, वो समर से मिल गया था, लेकिन हॉस्पिटल में चेंज करवा लिया गया था। वो बेचारी हताश हो गई थी, सारे रास्ते बंद हो गए थे उसके लिए, इसलिए उसने बच्चे को किडनैप किया और लेकर दूर जा रही थी। लेकिन एक्सीडेंट हो गया, उसका बच्चा कहाँ गया उसे नहीं पता, लेकिन जब होश आया तो खुद को बंदी बना हुआ पाया उसने, और 2 सालों से सजा भुगत रही थी। लेकिन उसने कशिश को किडनैप नहीं किया था। वान्या चीखते हुए लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, वो मेरा बच्चा था, कशिश का नहीं, उसने किडनैप किया था मैंने नहीं, मैंने खुद का बच्चा वापस पाया है। उसने झूठ बोला, वो झूठी है, झूठी। हाँ आखिर बार यही तो होता आया था, वो हर चीज में गलत और कशिश हर चीज के सही हो जाती थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्या समर को वान्या की बात पर यकीन होगा? क्या वो अपनी गलती सुधरेगा? ये जानने के लिए ये नॉवेल पढ़ते रहिए। पार्ट 2 एशेज ऑफ इनोसेंस, द नाइट इट ऑल बर्न डाउन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके पहले के चैप्टर जरूर पढ़ लें ताकि आपको नॉवेल समझने में आसानी हो। अब आगे। वान्या चीखते हुए लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, वो मेरा बच्चा था, कशिश का नहीं, उसने किडनैप किया था मैंने नहीं, मैंने खुद का बच्चा वापस पाया है। उसने झूठ बोला, वो झूठी है, झूठी। हाँ आखिर बार यही तो होता आया था, वो हर चीज में गलत और कशिश हर चीज के सही हो जाती थी। समर ये सुनकर गुस्से से बोला, झूठ, वो मेरा और कशिश का बच्चा था, मेरे साथ कशिश थी, तुम नहीं। तुमने हमारी सारी खुशियां छीन ली, तुम्हारी वजह से मेरी कशिश ठीक नहीं है, अब तुम भी नहीं बचोगी, जान से मार दूंगा तुम्हें। उसकी नफरत बहुत थी। वान्या दर्द से चीखने लगी थी, अब उस पर उन पॉइजन का असर होने लगा था। वो चीखते हुए ही बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरा परिवार मुझे ढूंढ रहा होगा।
समर ये सुनकर हंसते हुए बोला, हाँ 3 सालों में तुम्हारे परिवार को तुम्हारी हरकतों के बाद तुमसे नफरत हो गई। तुम यहाँ कितनू वक्त से हो? तुम्हें उन्होंने नहीं ढूंढा? नफरत करते हैं वो तुमसे। वान्या ये सुनकर और दर्द महसूस कर रही थी, लेकिन एक आस थी कि नहीं वो झूठ बोल रहा होगा, कोई फैमिली इतनी गंदी नहीं हो सकती है। वो बोलती, नहीं झूठ है ये सब, मैं नहीं मानती। समर हंसते हुए बोला, रितेश जरा खन्ना फैमिली को फ़ोन तो लगाओ ताकि इस लड़की की गलतफहमी दूर हो सके। उसे उससे बहुत नफरत थी जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। रितेश ये सुनकर खन्ना फैमिली को कॉल लगा देता है तो सामने से एक आवाज़ आती है जो कि उसके पापा अनिल खन्ना की थी। अनिल जी बोले, हाँ रितेश बोलो। रितेश ये सुनकर बोला, अंकल वान्या। रितेश जी ये सुनकर गुस्से से बोले, नाम मत लो उस लड़की का। अनीता जी की गुस्से वाली आवाज़ आई, रितेश उस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। बड़ा भाई आरव की आवाज़ आई, हाँ वो लड़की मर चुकी है हमारे लिए। छोटे भाई आर्यन की आवाज़ आई, अब हम उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, वो मरे या जिए हम कोई मतलब नहीं है। माँ पापा भाई कशिश की आवाज़ आई, जिसे सुनकर अनिल जी बोले, बेटा हम बाद में बात करते हैं, कशिश बुला रही है और याद से उस लड़की का नाम भी कशिश के सामने मत लेना, उसके जख्म हरे हो जाएंगे, हम नहीं चाहते कि उसको फिर से तकलीफ हो। ये बोलकर फ़ोन कट चुका था। वान्या की अब बची कुची उम्मीद भी खत्म हो गई थी। पहले उसका बच्चा गया जिसे बड़ी मुश्किल से समाज के तानों को झेल कर उसने 9 महीने अपने पेट में रखा था, उसे जन्म दिया था, लेकिन उससे छीन लिया गया और वो मर गया। और जो परिवार उसका था उसने ही उस पर यकीन नहीं किया, उसे गुनहगार मान लिया, उसके प्यार को नहीं समझ, उसे गलत ठहराया। अब उसे इन लोगों से भी नफरत हो रही थी कि कोई कैसे एक तरफा देखकर फैसला ले सकता है। उसने नफरत से समर को देखा और बोली, मार दो मुझे। उसे खून की उल्टी हो गई। समर उसकी आंखों में अब खौफ नहीं देख पा रहा था, उसे बस नफरत दिख रही, जिसे देखकर उसे एक पल को दर्द महसूस हुआ, लेकिन जो पट्टी बंधी थी उसे याद कर कर फिर से नफरत से भर गया और अपनी गम निकाली और वान्या पर चलाते हुए नफरत से बोला, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई, आज मैंने अपने परिवार के गुनहगार को सजा दे दी। उसने लगातार गोली वान्या पर चला दी थी। वान्या दर्द से तड़पते हुए मन में सोचती है, इस लड़के से प्यार करने की, गलती से उसके बच्चे की मां बनने की, अपनी फैमिली से प्यार पाने की, क्या यही उसकी गलती थी? अगर उसे मौका मिले तो वो ये गलती जरूर सही करेगी। उसकी आंखें बंद हो गई, वो मर चुकी थी। समर ये देखकर रघु से बोला, इस जगह का नमो निशान मिटा दो। उसने अपना चश्मा पहन लिया। वही रितेश उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अब तुम कशिश भाभी के साथ आराम से रहोगे, तुम्हारी जिंदगी का कांटा निकल चुका है। समर ने सर हिलाया, फिर वो और रितेश दोनों बाहर निकल गए और रघु भी बाहर आकर पेट्रोल लेकर अंदर आया और सब जगह छिड़ककर बाहर आ गया और माचिस की तीली फेंक दी। इससे धीरे धीरे वो घर आग की लपटों में जलने लगा था। वान्या का पूरा नामो निशान मिट गया था। वही समर, रघु, रितेश उस जंगल से बाहर निकल गए थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी तरफ 3 साल बाद एक लग्जीरियस घर में एक 6 साल का बच्चा सामने बेड पर लेटे अपने पिता 33 वर्षीय पिता को देखकर रोते हुए बोला, डेढ़ा प्लीज उठ जाओ ना, मैं कोई शैतानी नहीं करूंगा, जिद नहीं करूंगा, मम्मा भी नहीं मांगूंगा, उठ जाओ ना प्लीज। उस बच्चे की ऐसी हालत देखकर किसी को भी तरस आ जाए। धड़ धड़ करती का दरवाजा खुला और हिल टक टक करती एक लड़की अंदर आई। उस लड़के को देखकर धक्का देकर बोली, हट मनहूस कहीं का, तेरी वजह से ही आज ये हालत है। उसने उस बच्चे को दूर झटक दिया, जिससे उस बच्चे का सर एक टेबल से लगा और खून निकलने लगा, जिससे उस बच्चे के शरीर से खून निकलने लगा। ये देखकर लड़को डर गई। वो जल्दी से उसे संभालने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन बेड पर पड़े शख्स के पास रखी मशीनें आवाज़ करने लगी, इसलिए वो बच्चे को छोड़कर उस आदमी को देखने लगी। उसे संभालने आई, लेकिन वो आदमी का दम निकल गया। वहीं ते देखकर वो लड़की की आंखों में हैरानी उतर आई। वही वो बच्चे की तरफ मुड़ी तो वो भी मर चुका था। ये देखकर लड़की ने सर पर हाथ रख लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मौसम का रुख बदल गया, तेज तेज हवा चलने लगी थी, बारिश हो रही तभी जैसे आज मौसम भी दुख मना रहा हो बेगुनाह के मरने का। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या वान्या का यही दुख भरा अंत था? कौन था ये आदमी और बच्चा? क्या हुआ था इनके साथ? कौन थी ये लड़की? क्या इन सब का यही दुखद अंत था? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए। उद्धरण चिन्ह पार्ट 3 रिबर्थ, वान्या's जर्नी टूवर्ड्स अ न्यू बिगिनिंग। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके पिछले चैप्टर्स ज़रूर पढ़ें ताकि आपको नॉवेल को समझने में आसानी हो। अब आगे मौसम का रुख बदल गया था। तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी थीं, बारिश हो रही थी, मानो आज खुद मौसम भी किसी बेगुनाह की मौत का दुख मना रहा हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक कमरा था, बेहद सिंपल मगर उतना ही खूबसूरत।
इसमें कोई ज्यादा लग्जीरियस सामान नहीं था, बस ज़रूरत भर का सामान था जो किसी एक व्यक्ति के लिए काफ़ी था। इसी कमरे में एक बेड लगा था जिस पर एक बेहद खूबसूरत सी लड़की सो रही थी। अचानक उसके चेहरे पर पसीना आ गया। वो हाथ पैर पटकने लगी जैसे किसी बंधन से छूटने की कोशिश कर रही हो। अचानक वह उठकर बैठ गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वो हैरानी से इधर उधर देखने लगी और खुद से बुदबुदाए, ये मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तो मर गई थी ना। तभी उसकी नज़र कमरे में लगे कैलेंडर पर पड़ी। वो चौंक कर बोली, 2025? मतलब मैंने जो सुना था वो सच हो गया। मेरा रिबर्थ हुआ है। मैं अपनी जिंदगी में 3 साल पीछे आ गई हूँ। हाँ, वो लड़की वान्या ही थी। वान्या को अपनी जिंदगी के साथ हुए तमाम अन्याय याद आने लगे। हल्के गुस्से से खुद से बोली, अब मैं अपने साथ कोई गलत नहीं होने दूंगी। जिन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया है, मैं उन सब से अपना बदला लूंगी। फिर कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन आज तारीख क्या है? ये सोचते हुए वह बेड से उठी और कैलेंडर की ओर बढ़ी। उसने कैलेंडर का पेज पलटा तो उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था 27 अप्रैल। सर पकड़ते हुए वान्या बोली, आज 27 तारीख है, मतलब हम 15 अप्रैल को पार्टी से लौटे थे और इस वक्त हम 1 वीक प्रेग्नेंट हैं। हाँ, पिछली बार भी यही हुआ था। वान्या अफसोस भरे लहजे में बुदबुदाए, ओह गॉड, अगर जन्म देना ही था तो पहले दे देते ताकि हमें उस घटिया समर के पास ना जाना पड़ता। फिर थोड़ी राहत भरी मुस्कान के साथ बोली, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार हमने किसी को कुछ बताया भी नहीं है। और पेट पर हाथ रखते हुए बेहद प्यारी आवाज़ में बोली, मम्मा आपके बारे में किसी को नहीं बताएगी। पिछली बार जैसे ही उसे अपनी प्रेगनेंसी का पता चला था, उसने पूरे परिवार को बता दिया था। लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और उल्टा उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया था। वान्या खुद से बोलने लगी, अभी हम दाई माँ के घर हैं, मतलब हमें सक्सेना और खन्ना मैंशन से बेदखल कर दिया गया है। फिर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ही हुआ, ये हमारा घर है। हाँ, वान्या को बचपन से दाई माँ ने ही पाला था। हर सुख दुख में वे उसके साथ थीं। 6 महीने पहले दाई माँ का निधन हो गया था और उन्होंने अपना बनाया हुआ घर वान्या के नाम कर दिया था। क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं था, उन्होंने वान्या को ही अपनी बेटी माना था और वान्या ने भी उन्हें माँ का दर्जा दिया था। फिलहाल पार्टी में कशिश को धक्का देने की वजह से पूरा परिवार वान्या से नाराज था और उसे निकाल दिया गया था। और अब वान्या का नया जन्म हो चुका था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वान्या यही सब सोच रही थी, तभी अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। वो इधर उधर देखने लगी तो देखा बेड के किनारे टेबल पर रखा फ़ोन बज रहा था। उसने फ़ोन उठाया। अनजान नंबर से कॉल था, जिससे वह थोड़ा हैरान हुई कि कौन हो सकता है। जानने के लिए उसने कॉल रिसीव कर लिया। प्यारी सी आवाज़ में वान्या ने कहा, हेलो। सामने से एक औरत की आवाज़ आई, हेलो, क्या मैं वान्या खन्ना से बात कर रही हूँ? वान्या ने मधुर आवाज़ में कहा, जी, मैं ही वान्या हूँ। आप कौन? औरत ने जवाब दिया, मैं मेलोडी इंटरनेशनल स्कूल से बात कर रही हूँ। आपने जो टीचर का इंटरव्यू दिया था उसमें आप पास हो गई हैं। क्या आप कल से स्कूल ज्वाइन कर सकती हैं? ये सुनते ही वान्या सोच में पड़ गई। कुछ दिन पहले ही उसने शहर के सबसे बड़े स्कूल मेलोडी इंटरनेशनल स्कूल में टीचर के लिए इंटरव्यू दिया था। उसे टीचिंग का प्रोफेशन बहुत पसंद था। पिछली बार अपनी लापरवाही की वजह से वह ये नौकरी खो बैठी थी, लेकिन इस बार वह ऐसा नहीं होने देगी। प्यारी सी मुस्कान के साथ वान्या ने कहा, जी मैम, मैं कल से ज्वाइन कर लूँगी। हाँ, वो इस बार अपने सपने को पूरा करने वाली थी। मेलोडी इंटरनेशनल स्कूल कोई आम स्कूल नहीं था, वह शहर का नंबर 1 स्कूल था। वहाँ एक नॉर्मल टीचर की सैलरी भी 30,000 थी और वान्या ने 5वीं से 10वीं क्लास के टीचर के लिए अप्लाई किया था। उसकी सैलरी 1.5 लाख रुपये थी। एक अकेली लड़की के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। अब उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। वह खुद अपनी ज़िंदगी संभाल सकती थी। फ़ोन के उस पार की महिला ने ओके कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं वान्या खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी, दोपहर के 2 बज रहे थे। वान्या ने खुद से कहा, अभी हॉस्पिटल जाकर सारे टेस्ट करवा लेते हैं, फिर कल वक्त नहीं मिलेगा। हाँ, बेबी की और खुद के लिए बाकी सारे टेस्ट जरूरी थे। ये सोचकर वान्या जल्दी से रेडी हुई और हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वान्या अपने बच्चे के साथ एक खुशी भरी जिंदगी जी पाएगी।
क्या वान्या को और बच्चे को फिर से समाज के तानों का सामना करना पड़ेगा? वान्या की जिंदगी में खुशियां आएगी? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए। उद्धरण चिन्ह पार्ट 4 अंगाद अ बॉर्न टाइड अननोइंगली डेस्टिनी इन द फ्यूचर। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके पिछले चैप्टर्स जरूर पढ़ें ताकि आपको नॉवेल को समझने में आसानी हो। अब आगे। वान्या जल्दी से रेडी हुई और हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। दोपहर 3 बजे। सिटी हॉस्पिटल काल्पनिक नाम। वान्या टैक्सी से हॉस्पिटल आई और रिसेप्शनिस्ट पर डॉक्टर के बारे में पूछा और अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर के केबिन की तरफ चली गई। वान्या बाहर बैठकर ही अपनी बारी आने का वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसका नंबर आ गया और वो डॉक्टर के केबिन में चली गई। डॉक्टर ने उसके सारे टेस्ट कर लिए थे जिसकी रिपोर्ट कल मिलने वाली थी, लेकिन उनमें वान्या की कुछ इन्फॉर्मेशन लगने वाली थी, जैसे पेशेंट का नाम, नंबर, पति का नाम वगैरह, इसलिए वो नर्स के साथ चली गई थी। नर्स उसे एक छोटे से कमरे में लेकर गई जहां एक मेज पर फॉर्म रखा हुआ था। नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम आप ये डिटेल्स भर दीजिए। वान्या ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और पेन उठाकर फॉर्म भरने लगी। नाम के कॉलम में उसने लिखा वान्या खन्ना। मोबाइल नंबर वाले कॉलम में अपना नया नंबर डाल दिया जो उसने हाल ही में लिया था। उसने उस नंबर के बारे में किसी को नहीं पता था और आ जाते वक्त पुराना नंबर बंद करवा दिया था। वान्या ने सारी डिटेल भर दी थी, लेकिन जैसे ही अपने पति और अपने बच्चे के पिता का नाम लिखने की बारी आई वो शांत हो गई थी। उसकी आंखों के सामने एक पल को सब कुछ भूल गया, पिछली जिंदगी का दर्द, धोखा, अकेलापन। वो सोचने लग गई तो नर्स ये देखकर बोली, मैम मैं चेक कर लेती हूँ फॉर्म। उसने सोचा रुक गई तो फॉर्म भर दिया होगा। उसने वो टेबल पर से ही अपनी तरफ घुमा लिया। वही वान्या सोच में ही थी क्या लिखें, अगर उसने नाम नहीं लिखा तो उसके बच्चे को नाजायज़ बता दिया जाएगा, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। हाँ, समाज में यही तो होता था और पिछली जिंदगी वो ये सारे दुख झेल चुकी थी जो अब बिल्कुल नहीं झेलना चाहती थी। नर्स ने हस्बैंड वाला कॉलम खाली देखा तो बोली, मैम अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिखा है। आप बताइए मैं लिख देती हूँ। उसने पेन अपने हाथ में ले लिया। वान्या कुछ बोलती उससे पहले ही टीवी में नजर गई जहां न्यूज चल रही थी। द बिजनेस किंग अंगद रायचंद जो एक खतरनाक शख्स है, इन्हीं खतरनाक शख्स की लंदन वाली कंपनी में किसी ने बहुत बड़ा लॉस कर दिया है, इसलिए ही अंगद रायचंद ही लंदन जा रहे हैं। वान्या को ये नाम सुनकर कुछ याद आया और वो मन में बोली, अंगद रायचंद तो वही है ना जिसने पहले प्रेगनेंसी के वक्त मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था। उसके बाद ही एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद सिर्फ उनकी बर्बादी की ही न्यूज आई थी। हाँ, उसे बस उस शख्स का नाम याद था, शक्ल नहीं देखी थी क्योंकि वो मास्क में रहता था। शक्ल अभी भी नहीं दिखाई थी, बस नाम दिखाया था। नर्स उसे खोए देखकर बोली, मैम अपने हस्बैंड का नाम बताइए। वान्या जो अंगद के बारे में ही सोच रही थी इसलिए पुकारने से चौंक गई और उसके मुंह से यकायक निकला, अंगद। वही नर्स ने यही लिख दिया था। She didn't know that the name written unknowingly today would shape her destiny in the future. One Daisy। वान्या को अभी भी एहसास नहीं हुआ था। उसकी नज़र अभी भी उस चल रही न्यूज पर रही थी जिसे देखकर ना जाने वो क्या सोच रही थी। नर्स ने फॉर्म फिल कर फाइल में लगा दिया। नर्स ने उसे फिर पुकारा, मैम। इस बार उसकी आवाज़ काफ़ी तेज थी जिससे वान्या होश में आई और बोली, हाँ। नर